ये स्टोरी है एक ऐसे दिन की जिस दिन ब्रिटिश एम्पायर ने अपना असली चेहरा दिखाया। जिस दिन जनरल डायर नाम का एक आदमी इंसानियत से ज्यादा हुकूमत में विश्वास करता था। 1919 का साल था, पूरा देश ब्रिटिश रूल के दबाव में था। तब ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, रोलेट एक्ट। इस कानून के तहत ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के जेल भेज सकते थे, यानी ना जज, ना वकील, ना अपील। महात्मा गांधी ने भी इसके खिलाफ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट का कॉल दिया, सत्याग्रह, और पंजाब स्पेशली अमृतसर इस मूवमेंट का एपिसेंटर बन गया। मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास होता है और देश के हर कोने में गुस्सा फैल जाता है। अमृतसर में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें दो नाम बहुत ज्यादा उठने लगते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किशल्यू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों एजुकेटेड, रिस्पेक्टेड और गांधी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे। ये उस टाइम पर इंडिया के काफी बड़े और पॉपुलर लीडर थे जो शांति से रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर ब्रिटिशर्स को ये चीज पसंद नहीं आती है। फिर 10 अप्रैल 1919 को जनता बिना किसी वायलेंस के प्रोटेस्ट कर रही थी, पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर डॉक्टर किशल्यू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर लिया और सीक्रेटली अमृतसर से बाहर भेज दिया। जब लोगों को ये पता चला तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इस गुस्से की वजह से सड़कों पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वहां पर गोलियों से जवाब दिया और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और इसी घटना के बाद जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसर आया। उसका बस एक ही एम था कि लोगों में इतना डर भर दो कि वो प्रोटेस्ट करने की सोच भी ना सके। फिर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। पूरा पंजाब त्योहार मना रहा था। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, कुछ शांति से बैठने के लिए, कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो उनका आखिरी दिन होगा। जलियांवाला बाग कोई ओपन ग्राउंड नहीं था, एक ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ एक छोटा सा गेट था और उसी गेट से आप बाहर जा सकते हो और अंदर आ सकते हो। यहाँ कोई भी दूसरा एग्जिट गेट नहीं था जहाँ से लोग भाग सके, और काफी लंबी लंबी दीवारें थी। और तब वहाँ जनरल डायर आता है इंडियन सोल्जर्स के साथ, जिसमें से 25 सोल्जर्स गुरखास थे और 25 पठान्स और बालूच थे। जनरल डायर ने 90 सोल्जर्स के साथ जलियांवाला बाग के गेट को ब्लॉक कर दिया। और जब ये सब हो रहा था तो जलियांवाला बाग में जो लोग मौजूद थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ तक कि जनरल डायर उन लोगों को एक वार्निंग तक नहीं देता, सोल्जर्स को सीधा फायर का ऑर्डर देता है। जिसके बाद जवानों ने वहां पर 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग की। लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई दीवार पर चढ़ रहा था, कोई गेट की तरफ भाग रहा था, और इसमें कई छोटे छोटे बच्चे भी थे। वहीं जलियांवाला बाग के कोने में कुआं था, तो यहाँ लोगों के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो जनरल डायर के जवानों की गोलियों से मर जाए या फिर कुएं में कूद के मर जाए। और लगातार 10 मिनट की फायरिंग के बाद 1650 लोगों की जान ले ली गई, जिसमें से अकेली 120 से ज्यादा लाशें सिर्फ उस कुएं में मिली थी, जिसे आज शहीदी कुआं बोलते हैं। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने कहा था कि सिर्फ 379 लोग मरे थे। जनरल डायर ने यहाँ पर एक लाइन भी कही थी, ध्यान से सुनना, इफ आई कुड हैव यूज्ड अ मशीन गन आई वुड हैव किल्ड मोर। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर एक मशीन गन का यूज करता तो मैं और ज्यादा लोगों को मारता। जलियांवाला बाग के इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने हंटर कमीशन के नाम पर इन्वेस्टिगेशन का नाटक किया। हंटर कमीशन के सामने जनरल डायर ने क्या कहा, ये ध्यान से सुनो। मुझे अफसोस नहीं है, अगर जरूरत होती तो मैं और लोगों को मारता। ये कोर्ट कोई फॉर्मल कोर्ट नहीं था, इस कोर्ट का जज भी ब्रिटिशर्स था और नॉमिनी भी ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जनरल डायर को हीरो बोला गया, यहाँ तक कि लोगों ने पैसा जमा करके उसका रिटायरमेंट फंड बनाया। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नाइटहुड टाइटल दिया था, पर 1919 के इस जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया। और बस यही से ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में डाउनफॉल शुरू हो गया।